हेलो दर्शित, फाइनली नीट में जो हम लोगों ने सोचा था वो तुम्हारी रैंक आ गई। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप क्या कहना चाहोगे, कैसा फील हो रहा है इस समय? थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है। फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव डन व्हाट आई डिड इन द नीट। सबसे पहला थॉट तो यही आ रहा है कि इट इज़ अ बिग थैंक यू मैसेज टू माई टीचर्स लाइक यू एंड अदर्स, my parents, my elder sister who has been a constant guiding light, and my friends as well who helped me through the tough times. बच्चों, ये नीट की जर्नी क्लास 11 के साथ शुरू हो जाती है। जैसे ही हम 10th का एग्ज़ाम देते हैं, रिलेटिव, पेरेंट्स सब ये पूछना चालू कर देते हैं कि फ्यूचर में आप क्या करोगे। दर्शित से भी ऑब्वियसली, दर्शित के ब्रेन में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि 11th के साथ क्या करें। क्या इन्होंने 11th के समय डिसाइड किया कि इन्होंने चाइल्डहुड में डिसाइड कर लिया था कि आगे मुझे डॉक्टर बनना है? इनसे ही पूछते हैं, दर्शित कब तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है? सर मतलब ऐसा है कि मैं एक डॉक्टर बैकग्राउंड से हूँ। माई फादर, मदर एंड माई ग्रैंडफादर सब डॉक्टर्स हैं, तो वो एक इंटरेक्शन तो डॉक्टर्स वाले चीज़ से बचपन से था। बट हाँ, डिसाइड स्पेसिफिकली कि मेडिकल लाइन को चूज़ करूँगा वो 10th के करीब बीच में मैंने किया था कि यहाँ से जो जर्नी है उसको मुझे अपने मेडिकल फील्ड में लेकर जानी है। वैसा बच्चों, एक बार अगर हम लोगों ने 11th में डिसाइड कर लिया तो डॉक्टर बनना है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन है, जो लोग स्पेशली छोटे शहरों से हैं, जैसे भिलाई से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दर्शित के साथ, कि हमें कोटा जाना चाहिए कि अपने ही शहर में किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए। ज़्यादातर आप देखोगे सबकी राय, सबका डिसीजन इस चीज़ में अलग अलग रहता है। तो दर्शित ने क्या डिसाइड किया कि उसे भिलाई में रह के प्रिपरेशन करनी है? अगर भिलाई में रहनी है तो किस कोचिंग को ज्वाइन करना, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इनसे पूछते हैं। आपने कहाँ कोचिंग करी है अपनी? मैंने 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम करा है एपेक्स क्लासेस में। और यहाँ जब 11th की जर्नी स्टार्ट होती है तो आई थिंक सबका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि ऑनलाइन कंटिन्यू करें कि ऑफलाइन कंटिन्यू करें। तो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि क्योंकि मैं एक डॉक्टर बैकग्राउंड से हूँ, मुझे शायद उतना ऑफलाइन का ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऑनलाइन से ट्राई किया था। बट ऑनलाइन में मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हम क्लास 11th में उतने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि आपके सामने कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो आप में डिसिप्लिन जो होता है वो सिर्फ खुद से आता है। आपके पास अकाउंटेबिलिटी फैक्टर नहीं रहता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो इस कारण से मेरे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन रहती थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं फाइनली 11th के अराउंड 3 मंथ्स लेटर कि मैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करूँगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि शुड आई लिव इन भिलाई और शुड आई गो टू कोटा और सम अदर सिटी। तो मैंने भिलाई चूज़ किया क्योंकि भिलाई में भी एक अच्छा स्टडी का एटमॉस्फेयर था। कोचिंग्स थी, जैसे एपेक्स थी बहुत अच्छी, तो मुझे पता था कि यहाँ पे भी वो एनवायरनमेंट मिल जाएगा जो नेसेसरी है एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। कई लोग कोटा जाते हैं, बट आई वुड से कि वो आपके ऊपर मेजरली डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने होम सिटी में रहकर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर आप में उतनी डिटर्मिनेशन हो तो। दर्शित, एक और क्वेश्चन बच्चों के ब्रेन में आता है जब मैं पढ़ाता हूँ, तो उन्हें लगता है कि जो एकेडमिकली बहुत साउंड बच्चे हैं, थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, वही इस एग्ज़ाम को या आईआईटी को क्रैक कर पाएंगे। जैसे दर्शित ने क्लास 12 के साथ ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप लेना पड़ेगा और उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो क्या क्राइटेरिया है एकेडमिक्स का, आप इसके बारे में बताएंगे कुछ? सर मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है एकेडमिक्स का इन केसेस में। जब आप क्लास 11th स्टार्ट करते हो उसके बाद एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट होता है, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शायद उतने टैलेंटेड नहीं हो या दूसरे लोग आपसे बेटर परफॉर्म करेंगे, तो उसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन होता है कि आप हार्डवर्क करिए। क्योंकि ये 2 साल में वो मैटर नहीं करता है कि कौन पहले कितना अच्छा पढ़ता था या कितना ज़्यादा टैलेंटेड था। मैटर ये करता है कि इन 2 सालों में कौन कंसिस्टेंटली हार्डवर्क पुट इन कर सकता है। क्योंकि ये 2 साल की जो जर्नी होती है ये सिर्फ एक एग्जाम की जर्नी नहीं है, इसमें आपका माइंड डेवलप होता है, आप लाइफ स्किल्स सीखते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग समझते हो, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हो। तो ये सब जो चीज़ें होती है ये ओवर टाइम डेवलप करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत नेसेसरी होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप कॉन्स्टेंटली लगातार वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट दी सक्सेस।
और ये दर्शित ही नहीं, आप किसी भी बच्चे से पूछोगे जिसका सिलेक्शन हुआ, सब यही कहेंगे कि हार्ड वर्क विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दर्शित से होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए आपकी सेपरेट स्ट्रेटजी क्या थी और कितने मॉक टेस्ट आपने दिए बिफोर गिविंग द नीट एग्जाम ऑन 4 मई? सर फिज़िक्स के लिए स्ट्रैटेजी ये थी कि सबसे पहले कोचिंग के नोट्स रिवाइज कर रहे जाते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी मॉड्यूल सॉल्व करते हो और उसके बाद आपको PYQs करने एंड देन इफ़ यू वांट टू डू एनी अदर थर्ड बुक तो आप उसे रेफर करते हैं। एक इंटरप्ट करना चाहूँगा, क्या फिजिक्स में NCERT आपने पूरी अच्छे से करी थी कि अपने मॉड्यूल पे ही आप केवल डिपेंडेंट रहे? कोई एक इसका स्पेसिफिक आंसर आई डोंट थिंक कोई एक बुक होगी, मैं दोनों पे ही इक्वली डिपेंडेंट था। NCERT भी पढ़ना इवन फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT में आपकी जो बैक एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअली नीट या JEE लेवल के होते हैं, जिनको सॉल्व करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स बेटर होंगी। इस बार का फिजिक्स का पेपर टफेस्ट पेपर कंसीडर किया जाता है, तो NCERT का इसमें कितने % आप रोल कहोगे इस बार के फिजिक्स के पेपर में स्पेशली? सर मैं कहूँगा NCERT बेस्ड पेपर करीब 35 to 40% तो डेफिनेटली था। 35 to 40% NCERT, मतलब हमें फिजिक्स में भी पढ़नी चाहिए। ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो योर कोचिंग नोट्स एंड मॉड्यूल, लेकिन NCERT पे भी आपको फोकस करना है। केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटजी रही अपनी? सर केमिस्ट्री के लिए मेजर फोकस NCERT ही रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सब्जेक्ट की बात करें। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको थ्योरी अच्छे से करनी है और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप NCERT के बैक एक्सरसाइजेज लगाइए, कोचिंग की मॉड्यूल लगाइए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो बच्चों वही चीज़ आ रही है कि कोचिंग जहाँ आप कर रहे हो उनका जो मॉड्यूल है, जो क्लासरूम टीचिंग है उसके जो नोट्स है प्लस NCERT, आपको दोनों पे इक्वली फोकस करना है। एंड व्हाट अबाउट बायोलॉजी? सर बायोलॉजी के लिए तो ऐसा है कि कोचिंग के नोट्स सबसे पहले रिवाइज करता था मैं और उसके बाद NCERT की एक थरो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बायो के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। लाइक माय फादर यूज्ड टू से कि NCERT is a book of solutions if you read it properly, तो which is actually very true for NEET examination। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि रोल ऑफ NCERT कितना इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या कोई आपका वीक जोन था? इन तीनों में कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको लगता हो कि उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा? नहीं सर, वैसे स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट कंप्लीट तो नहीं था। टॉपिक्स हाँ सब में थे कि हर सब्जेक्ट में मेरे वीक टॉपिक्स थे जिन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी मुझे उन्हें बेटर करने के लिए। जैसे बायोलॉजी में इफ आई आस्क टू यू विच टॉपिक यू थिंक कि आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा या मगअप करने में प्रॉब्लम या समझने में प्रॉब्लम आई? सर मुझे बायोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी प्लांट किंगडम में क्लास 11th में, और क्लास 12th में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी एवोल्यूशन के लिए, तो उन्हें मल्टीपल रिविजन्स देना ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप अपने वीक पॉइंट्स को जितना ज़्यादा मल्टीपल रिविजन्स देंगे वो उतना जल्दी क्लियर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्या सेपरेट स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है 11th के साथ? कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने से पहले क्या क्राइटेरिया लेना है? ऑब्वियसली किसी स्टूडेंट से जो सेलेक्ट हो चुका उससे पूछना है। और एक और पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम इग्नोर करते हैं, इन 2 साल की जर्नी में हमारी मेंटल स्टेट, यस मेंटल स्टेट कई बार अप्स एंड डाउन होंगी। जो बच्चे अच्छी रैंक लेकर के सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी, और जिनकी रैंक थोड़ी नीचे आई है वो भी। तो आपको प्रिपरेशन के समय अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग रखना है। दर्शित से पूछते हैं कि उन्होंने इसके लिए क्या किया, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग रखने के लिए क्या किया? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये बात में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ सिमिलर तो नहीं रहेगी, ओवर टाइम वो अप एंड डाउन डेफिनेटली मूव करेगी। अगर ऐसा होता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डाउन जाती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ अपने टीचर से इंटरेक्ट करिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, क्योंकि आपकी जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे वो तब तक बेटर नहीं होंगी। आपके पास आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कई सारे फ्रेंड्स भी होंगे जिन्हें आप शायद जिनसे आप उतना क्लोज हों, जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स एक्चुअली शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं तो आप डेफिनेटली उस पॉइंट को भी एड्रेस करिए, क्योंकि जब तक आप इन्हें क्लैरिफाई नहीं करेंगे तब तक आपके लिए वो एक बैक ऑफ द माइंड में वो चलता रहेगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर होती है। तो बच्चों एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आपको बात करनी है, पेरेंट से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो रहे हो आपको अपनी बात रखनी है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसका सलूशन आपको मिलेगा।
नेक्स्ट जो है ये प्रिपरेशन से ही रिलेटेड है। कई लोग कहते हैं कि नीट की तैयारी के लिए आपको 15 घंटे पढ़ना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं 6 घंटे पढ़ करके क्रैक हो जाएगा। एक स्कूल का भी रोल रहता है बच्चों। आजकल कई लोग कहते हैं कि प्रॉपर स्कूलिंग अगर अपन डेली स्कूल जाएंगे तो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और स्लीपिंग आवर्स अपने डिक्रीज कर देते हैं। हालांकि मैं इनके खिलाफ रहता हूं कि आपको स्लीपिंग आवर्स अपने डिक्रीज करने हैं या स्कूल नहीं जाना है। देखते हैं दर्शित किसके बारे में कह रहा है। आपको क्या लगता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, रेगुलर स्कूलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या व्यू है इसके बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी है वो तो हर स्टूडेंट का अपना रहेगा। आप अपने आप को असेस करिए और देखिए कि आपको क्या लगता है आपके लिए कितना आवर्स पढ़ना ऑप्टिमम रहेगा, क्योंकि आपको बर्नआउट भी नहीं करना है बट अपनी प्रोडक्टिविटी भी रखनी है। ऐसा नहीं कि आप दिन में इतना कम पढ़ रहे हैं कि आप प्रोडक्टिव ही नहीं हो पा रहे हैं। जो पॉइंट स्कूल का है तो मैं डेफिनेटली सबको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ स्कूल जाइए, क्योंकि ये जो 2 साल है इसमें आपको अपने लाइफ को डेवलप करना बहुत नेसेसरी होता है। आप एक एग्ज़ाम क्लियर करके ये नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ में आगे कोई अब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये 2 साल में आप टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब जो स्किल्स डेवलप करेंगे वो तभी होगी जब आप दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करेंगे प्रॉपरली। तो मैं स्कूल गया था इन 2 सालों में एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ अपनी नॉर्मल स्कूलिंग को कंटिन्यू रखिएगा। तो बच्चों जो आपका स्ट्रेंथ है पढ़ने का, घंटे हमें काउंट नहीं करने, जो हमें समझ में आ रहा है दर्शित की बात से। जब आप फ्रेश फील करो, जब तक रिटेन कर पा रहे हो, मेमोराइज कर पा रहे हो, आप स्टडी करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली यू हैव टू टेक साउंड स्लीप, आपको सोना है। तो आप अपने से ऑनेस्ट रहो तो रिजल्ट मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दर्शक से पूछूंगा जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ली, स्टडी आवर्स के बारे में बात कर ली, कोचिंग क्लासेस के बारे में बात कर ली। जो लास्ट क्वेश्चन है, यस, फिजिकल स्ट्रेंथ हमें इन 2 सालों में क्या फिजिकल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं करनी है, वर्कआउट नहीं करना, सिर्फ घर में बैठना है, कोचिंग जाना है या ऑनलाइन वीडियोज देखने हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए उन्होंने क्या किया ये पूछते हैं। नहीं सर, मैं नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ घर पे बैठे रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको वीक में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो रखनी चाहिए। वो मुझे ऐसा लगता है एक ऑप्टिमम नंबर होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो आपका बेस्ट फॉर्म होता है स्ट्रेस आउटलेट का। वो एट द सेम टाइम आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बनाता है और आपका मेंटल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। वो आपको एक साउंड स्लीप रखने में भी बेटर हेल्प करता है। जो पॉइंट मैं एक बार ये भी एड्रेस करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने स्लीपिंग आवर्स को एक ऑप्टिमम रखिएगा, जैसे 6 to 7 आवर्स रखिए। जैसे मैंने कई लोगों को सुना है जो कहते हैं कि आप 4 to 5 आवर्स सोइए, बाकी घंटा पढ़िए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता वो करना चाहिए, वो आपकी हेल्थ को भी बहुत हैम्पर करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ डेफिनेटली रखिएगा, क्योंकि नहीं तो आपके 2 इयर्स के टाइम में अगर आप सिर्फ स्टडी करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में एक लेथार्जी डेवलप हो जाएगी जो आपको पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कराएगी। थैंक यू दर्शक फॉर टॉकिंग विद अस। तो जो बात करके बच्चों हम लोगों को समझ में आया कि अगर आपको 11th और 12th के साथ सिलेक्शन चाहिए तो आपकी जो अप्रोच है, फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, कोचिंग क्लास का सिलेक्शन हो, आपके स्टडी आवर्स हो, स्कूल जाना या नहीं जाना, आपने देखा सब चीज़ों की अप्रोच अगर आप एक बैलेंस बना के चलोगे, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलोगे, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। आप सब के लिए ऑल द बेस्ट और हार्ड वर्क करिए, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। ऑल द बेस्ट एवरीवन।